हमारा टॉपिक है हिल स्टेट एंड देयर रिलेशन विद सिख्स, कि सिख साम्राज्य एवं पहाड़ी राज्य। ये हमने पहले ही टॉपिक स्टार्ट किया है, आगे इसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। पर इस टॉपिक का ये पार्ट जो हम करने जा रहे हैं ये आधुनिक इतिहास में आता है और ये हमारे जीएस पेपर 1 यूनिट 1 के सब यूनिट 3 के अंडर आता है। तो अब हम देखते हैं कि सिख साम्राज्य और पहाड़ी राज्यों के बीच में कैसे संबंध थे आधुनिक इतिहास में। जस्सा सिंह रामगढ़िया। बंदा बहादुर की मृत्यु के पश्चात हमने जैसे कल देखा था कि जो बंदा बहादुर था उसकी मृत्यु कब हो गई थी, 1716 में उसको फांसी पर लटका दिया गया था। तो उसकी मृत्यु के पश्चात जो सिख थे वो 12 मिसलों में संगठित हुए। मिसलों के सरदार थे उनमें जस्सा सिंह रामगढ़िया पहला सिख सरदार था, जिसने 1770 में पहाड़ी रियासतों कांगड़ा, नूरपुर और चंबा के राजाओं को अपना करदाता बनाया। तो जैसे हमने पढ़ा कि बंदा बहादुर की जब उसको फांसी दे दी जाती है 1716 में, उसके बाद क्या था, सिख कितनों में 12 मिसलों में संगठित हुए। और मिसलों के जो सरदारों में जस्सा सिंह रामगढ़िया था वो ऐसा पहला सिख सरदार था। देखो 12 मिसलें थी, उन 12 मिसलों में से जो रामगढ़िया मिसल थी उसका सरदार था जस्सा सिंह रामगढ़िया। तो वो ऐसा पहला सिख सरदार था जिसने क्या किया था, 1770 में पहाड़ी रियासतों, किन किन रियासतों में, कांगड़ा, नूरपुर और चंबा, इनके राजाओं को अपना करदाता बनाया। तो 1770 में जस्सा सिंह रामगढ़िया इन्होंने क्या किया, कांगड़ा, नूरपुर और चंबा को अपना करदाता बनाया। किस किस को, कांगड़ा, चंबा और नूरपुर के राजाओं को अपना करदाता बनाया 1770 में जस्सा सिंह रामगढ़िया ने। और ऐसा करने वाला ये पहला सिख था। इसके साथ ही जो दत्तारपुर, जसवा और हरिपुर, दत्तारपुर, जसवा और हरिपुर रियासतों को अपने राज्य में मिलाया। देखिए 1770 में कांगड़ा, नूरपुर और चंबा के राजा तो कर देते थे जस्सा सिंह रामगढ़िया को, कांगड़ा, चंबा और नूरपुर के राजा देते थे कर, और जिनको उसने पूरा ही अपने राज्य में मिला लिया था वो कौन कौन सी रियासतें थी, दत्तारपुर, जसवा और हरिपुर। दत्तारपुर, जसवा और हरिपुर को जस्सा सिंह रामगढ़िया ने अपने राज्य में मिला लिया। कन्हैया मिसल के सरदार जय सिंह कन्हैया ने 1775 में जस्सा सिंह रामगढ़िया को पराजित कर कांगड़ा के राज्यों पर अधिकार कर लिया। अब जो हमारे जस्सा सिंह रामगढ़िया था इसको किसने पराजित किया, जय सिंह कन्हैया ने। जो जय सिंह कन्हैया थे ये किसके सरदार थे, कन्हैया मिसल के। जय सिंह कन्हैया कन्हैया मिसल के सरदार थे और ये क्या करते हैं, जस्सा सिंह रामगढ़िया को हरा देते हैं। कब, 1775 में। 1775 में जय सिंह कन्हैया किसे हराते हैं, जस्सा सिंह रामगढ़िया को, और कांगड़ा के राज्यों को अपने अधिकार में ले लेते हैं। कांगड़ा के राज्यों पर अधिकार कर लेते, मतलब अपना अधिकार स्थापित कर लेते हैं। अब जय सिंह कन्हैया इस तरह से पावरफुल जो लोगों में है, मतलब सिखों में, उनमें आ जाते हैं, क्योंकि इन्होंने देखो जस्सा सिंह रामगढ़िया तक को भी हरा दिया है, जो पहला सिख सरदार था जिसने पहाड़ों की ओर अपना कब्जा स्टार्ट किया था आधुनिक भारत के अंदर। अगर हम देखें तो जय सिंह कन्हैया और संसार चंद। अब जय सिंह कन्हैया और संसार चंद का हम देखते हैं कि इनके टाइम पीरियड में क्या हुआ है। संसार चंद के 1781-82 में कन्हैया मिसल के सरदार जय सिंह कन्हैया की सहायता पाकर संसार चंद ने नगरकोट के किले को घेर लिया। तो 1781-82 में क्या होता है कि कन्हैया मिसल के जो सरदार होते हैं जय सिंह कन्हैया, इन्होंने जस्सा सिंह रामगढ़िया को हरा दिया था और इनकी सहायता पाकर संसार चंद क्या करते हैं, नगरकोट के किले को घेर लेते हैं। क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा था कि घमंड चंद ने क्या किया था, पूरे कांगड़ा पर तो कब्जा कर लिया था, लेकिन वो कांगड़ा किला, मतलब नगरकोट जो किला है, उसको अपने अधीन नहीं कर पाया था, उसको मुगलों से छुड़ा नहीं पाया था। हमने ये भी पढ़ा था कि 1783 तक मुगलों का ही कब्जा रहा है। तो अभी देखो 1781 और 82 की बात हो रही है कि जय सिंह कन्हैया का साथ इसको मिलता है राजा संसार चंद को। राजा संसार चंद क्या करते हैं, जय सिंह कन्हैया को अपने साथ मिलाते हैं 81-82 में, और क्या करते हैं, नगरकोट के किले पर घेरा डाल देते हैं। किले के अंतिम किलेदार नवाब सैफ अली खान
ने कहलूर की रानी से मदद मांगी। तो मैंने आपको बताया था कि जो अंतिम किलेदार कौन थे, नवाब सैफ अली खान। ऐसे तो ये 1740 में बने थे। अगर आपसे पूछेंगे कि जो मुगलों के अंतिम किलेदार थे नवाब सैफ अली खान, वो कब बने थे अंतिम किलेदार, तो वो 1740 में बने थे। लेकिन उनका टाइम पीरियड 1783 तक चलता है, कि वो 1740 से लेकर वही थे, मतलब मुगल किलेदार, अंतिम मुगल किलेदार नवाब सैफ अली खान। तो वो क्या करते हैं, देखो 1880 जो 1781-82 में जब जयसिंह कन्हैया और संसार चंद घेरा डाल देते हैं नगरकोट किले पर, तो नवाब सैफ अली खान क्या करते हैं, कहलूर की रानी से मदद मांगते हैं। कहलूर मतलब बिलासपुर की जो रानी होती है, उनसे मदद मांगते हैं। अगर हम एक चीज़ नोटिस करें तो जब सिख काल में देखो कहलूर की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। लेकिन क्या होता है कि 1783 ईस्वी में नवाब सैफ अली खान की मृत्यु के पश्चात उनके सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर किला खाली कर दिया। तो देखो हमने पढ़ा था कि 1783 में मुगलों के हाथ से किला चल जाता है। तो 1783 में नवाब सैफ अली खान की मृत्यु के पश्चात क्या होता है, उनके सैनिक को आत्मसमर्पण करना पड़ता है और किला खाली कर दिया जाता है। संसार चंद क्या करता है, किला जीतकर भी उसका स्वामी नहीं बन सका। अब देखो एक तरफ तो इन्होंने बोल दिया कि किला खाली कर दिया है, तो संसार चंद क्यों नहीं बना इसका स्वामी, क्योंकि जो ये जयसिंह कन्हैया होता है, ये क्या करता है, संसार चंद को किला नहीं देता। ये जीत तो लेता है किला, मुगलों से हासिल कर देता है जयसिंह कन्हैया किला, लेकिन क्या करता है, संसार चंद को भी किला नहीं देता। 4 वर्ष तक कांगड़ा किला जयसिंह कन्हैया के पास रहा। तो 4 वर्ष तक क्या होता है, जो कांगड़ा किला होता है वो किसके पास रहता है, जयसिंह कन्हैया के पास रहता है। तो 1783 में देखो नवाब सैफ अली खान की मृत्यु हो चुकी है, जो मुगल किलेदार था अंतिम, और उसके बाद जयसिंह कन्हैया को किला मिल चुका है, लेकिन वो संसार चंद को अभी दे नहीं रहा है और 4 वर्षों तक वो अपने पास रखता है। मतलब 1783 से अगर हम 4 वर्ष देखें तो 1787 तक अभी मतलब मुगलों से तो छूट गया है, लेकिन अभी भी किसको नहीं मिला है, संसार चंद को नहीं मिला है। 1787 तक 4 वर्षों तक किसके पास रहता है, जयसिंह कन्हैया के पास। संसार चंद ने सुकरचकिया मिसल के महासिंह और रामगढ़िया मिसल के जस्सा सिंह के साथ मिलकर बटाला में जयसिंह कन्हैया को हराया। अब देखो संसार चंद को जयसिंह कन्हैया से किला तो वापस लेना है, कांगड़ा किला, तो वो क्या करेगा, उसको किसी की मदद लेनी पड़ेगी। तो एक तो वो क्या करते हैं, सुकरचकिया मिसल के जो महासिंह होते हैं, ये महासिंह जो हैं, सुकरचकिया मिसल के महासिंह, ये किसके पिता है, ये रणजीत सिंह के पिता हैं। जो अभी रणजीत सिंह, आपने फेमस नाम सुना ही होगा, जो इनमें सिखों में एक इम्पोर्टेंट राजा हुए हैं। तो सुकरचकिया मिसल से ही थे वो रणजीत सिंह भी, तो उनके पिता है महासिंह। तो सुकरचकिया मिसल के जो महासिंह होते हैं, एक तो उनसे मदद मांगता है कौन, संसार चंद, और साथ ही रामगढ़िया मिसल के कौन होता है, जस्सा सिंह रामगढ़िया। जस्सा सिंह रामगढ़िया तो मदद करेगा ही ऑब्वियसली, क्योंकि इसको जयसिंह कन्हैया ने पहले हराया है, तो ये तो बदला लेना चाहता ही है। तो जस्सा सिंह रामगढ़िया और सुकरचकिया मिसल के महासिंह जो होते हैं, वो संसार चंद की मदद करते हैं, किसमें, जयसिंह कन्हैया को हराने में। और कहाँ पर हराते हैं इनको, वो जयसिंह कन्हैया को कहाँ पर हराते हैं, बटाला में। तो देखो एक साइड एक टीम में कौन कौन है, जयसिंह कन्हैया अकेला है, जयसिंह कन्हैया अकेला है, और दूसरी टीम में संसार चंद है, सुकरचकिया मिसल के महासिंह है, और साथ ही रामगढ़िया मिसल के जस्सा सिंह रामगढ़िया है। तो इनके बीच युद्ध होता है कहाँ पर, बटाला में, और जयसिंह कन्हैया हार जाता है। जयसिंह कन्हैया ने 1786 ईस्वी में कांगड़ा किला नगरकोट संसार चंद को सौंप दिया। अच्छा यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा कि 1783 के इनिशियल डेज में, मतलब जयसिंह कन्हैया के हाथों किला आ गया होगा कांगड़ा किला, तो जो 4 साल हैं वो इन्होंने 1786 तक कंप्लीट कर लिया है। जैसे 1783 एक खुद में एक ईयर हो गया, फिर 84, 85 और 86, तो 1786 के एंड तक, मतलब ऐसे तो किला जो उनको हस्तांतरित करते करते 1787 हो चुका था, लेकिन 1786 के एंड की बात है कि वो इसको संसार चंद को किला सौंप दिया जाता है एक तरह से, लेकिन हस्तांतरित करते करते 1787 तक का, स्टार्टिंग तक का टाइम हो जाता है। तो इसलिए किसी किसी बुक में 1786 भी दिया है और 1787 भी दिया है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा प्लीज़। रणजीत सिंह और संसार चंद, अब देखो हमने पढ़ा कि सुकरचकिया मिसल के अभी महासिंह के बारे में पढ़ा था, अब इनके बेटे रणजीत सिंह के बारे में पढ़ेंगे, और संसार चंद के टाइम में इनका भी टाइम पीरियड रहा है। तो संसार चंद ने कहलूर बिलासपुर पर आक्रमण के पश्चात कहलूर के राजा महानचंद ने गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा को 1804 में सहायता के लिए बुलाया। तो क्या होता है कि जो संसार चंद होता है, तो वो क्या करता है, कहलूर या बिलासपुर पर आक्रमण कर देता है।
तो कहलूर और बिलासपुर पर आक्रमण करता है। तो इससे उस समय वहाँ का राजा कौन होता है? राजा महानचंद होता है। ये इंपॉर्टेंट राजा में से एक है राजा महानचंद, क्योंकि देखो इसने क्या किया था, इन्होंने गोरखों को आमंत्रित कर लिया था। अगर हम देखें तो गोरखों का हिमाचल की तरफ रुझान ही इस वजह से हुआ क्योंकि महान सिंह ने उनको आमंत्रित कर लिया था। तो यहाँ पर देखो संसार चंद किस पे आक्रमण करता है? बिलासपुर कहलूर पर। और उस वक्त समय वहाँ का राजा कौन होता है? महानचंद होता है। और वो क्या करता है महानचंद? अपनी मदद के लिए किसको बुला लेता है? गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा को। कब, किस ईयर में बुलाता है? 1804 ईस्वी में सहायता के लिए बुला लेता है अमर सिंह थापा को। अमर सिंह थापा ने 1806 ईस्वी में क्या किया? 1806 में महल मौर्य में संसार चंद को हराया। तो देखो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि 1806 में जो संसार चंद था उसको कहाँ, किस स्थान पर हराया था? महल मौर्य में। तो महल मौर्य हमीरपुर में पड़ता है, महल मौर्य। तो वहाँ पर 1806 में महल मौर्य में अमर सिंह थापा ने किसको हरा दिया था? संसार चंद को हरा दिया था। संसार चंद ने भागकर कांगड़ा किले में शरण ली। अब संसार चंद भाग गया और कांगड़ा किले में छुप गया। संसार चंद ने रणजीत सिंह की सहायता मांगी। अब देखो जो संसार चंद था वो कांगड़ा किले में ही था और मुगल जो गोरखे थे उन्होंने कांगड़ा किले को घेर रखा था। तो संसार चंद क्या करता है? चुपके से अपना वेश बदलकर कांगड़ा किले से बाहर जाता है और वो क्या करता है? रणजीत सिंह से मदद लेता है। अलग अलग स्टोरीज में अलग अलग दिया, किसी में बोलता है कि वो खुद जाता है वेश बदलकर, किसी में बोलते हैं कि वो किसी को भेजता है। तो किसी भी प्रकार से बस वो क्या करता है? रणजीत सिंह से मदद मांगता है। और इसी तरह से क्या होता है कि संसार चंद और रणजीत सिंह के बीच ज्वालामुखी मंदिर में 1809 में ज्वालामुखी की संधि हुई, जिसके अनुसार गोरखों को हराने के बदले संसार चंद महाराजा रणजीत सिंह को क्या देगा? एक तो कांगड़ा किला देगा और 66 गांव देगा। तो 1809 में क्या होती है? ज्वालामुखी की संधि। 1809 में ज्वालामुखी की संधि होती है ना, ज्वालामुखी मंदिर में ही। तो इस संधि किस किस के बीच में होती है? संसार चंद और महाराजा रणजीत सिंह के बीच। इस संधि के अकॉर्डिंग कि जो महाराजा रणजीत सिंह है वो क्या करेंगे? गोरखों को भगा देंगे, उनको हरा देंगे मतलब, और संसार चंद को उनसे बचा लेंगे गोरखों से। और बदले में संसार चंद उन्हें क्या देगा? कांगड़ा किला और 66 गांव देगा। वैसे इसमें महाराजा रणजीत सिंह का अपना इंटरेस्ट भी था, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर गोरखों का यहाँ पर बिलासपुर में कब्जा हो गया है, इस तरह से वो धीरे धीरे अपना क्षेत्र, अधिकार क्षेत्र जो है बढ़ाएंगे और वो इस तरह से जो महाराजा रणजीत सिंह के एरियाज हैं वहाँ पर भी गोरखों का आगमन होने लग जाएगा। वहाँ पर भी वो क्या करेंगे कि अपना अधिकार जमाने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए महाराजा रणजीत सिंह की अपनी भी इंटेंशन थी इसमें, और साथ ही उन्होंने जो संधि की थी उसके अकॉर्डिंग भी उनको फ़ायदा ही होने वाला था कि कांगड़ा किला मिलना था, 66 गांव मिलने थे। तो इसलिए महाराजा रणजीत सिंह ने अमर सिंह थापा को हरा दिया। महाराजा रणजीत सिंह क्या करते हैं? अमर सिंह थापा को हरा देते हैं। संसार चंद ने कांगड़ा किला और 66 गांव रणजीत सिंह को सौंप दिए। तो संसार चंद भी क्या करता है? थोड़ा आनाकानी करने के बाद दे ही देता है लास्ट में कांगड़ा किला भी और 66 गांव भी रणजीत सिंह को सौंप देता है। महाराजा रणजीत सिंह ने देसा सिंह मजीठिया को कांगड़ा किले का पहला सिख किलेदार व पहाड़ी रियासतों का गवर्नर बनाया। अब जैसे देखो मुगलों ने अपना मुगल किलेदार बनाया होता था, ऐसे क्या करते हैं महाराजा रणजीत सिंह भी यहाँ पर एक, क्योंकि देखो वो हर एक जगह खुद तो हैंडल नहीं कर पाएंगे, तो किसी ना किसी को तो उनको लगाना ही पड़ेगा ना उधर हैंडल करने के लिए उस एरिया को भी। तो देसा सिंह मजीठिया को क्या करते हैं? कांगड़ा किले का पहला सिख किलेदार व पहाड़ी रियासतों का गवर्नर बनाते हैं। पहाड़ी रियासतों का गवर्नर किसको बनाते हैं? देसा सिंह मजीठिया को। इनका नाम भी इंपॉर्टेंट है, देसा सिंह मजीठिया का। कांगड़ा किले का इनको पहला सिख गवर्नर बनाया जाता है, या किलेदार बोलो, पहला सिख किलेदार बनाया जाता है और पहाड़ी रियासतों का गवर्नर। रणजीत सिंह ने ज्वालामुखी मंदिर में धार्मिक अनुष्ठान किया व सोने का छत्र चढ़ाया। तो क्या करते हैं रणजीत सिंह? ज्वालामुखी मंदिर में धार्मिक अनुष्ठान करते हैं और सोने का छत्र चढ़ाते हैं। संसार चंद की 1823 में मृत्यु हो गई। तो संसार चंद एक, मतलब इनको भी एक प्रतापी राजा बोला जाता है, बहुत बहादुर राजा। तो इनकी 1823 में मृत्यु हो जाती है। रणजीत सिंह और अनिरुद्ध सिंह। अब इसके बाद संसार चंद और रणजीत सिंह के बाद इंपॉर्टेंट आते हैं रणजीत सिंह और अनिरुद्ध सिंह। जो अनिरुद्ध सिंह है ये संसार चंद का बेटा है। संसार चंद की मृत्यु के बाद, मतलब 1823 में मृत्यु हो गई थी, तो उसके बाद क्या होता है कि 1 लाख नजराना रणजीत सिंह को देकर अनिरुद्ध चंद, बताया संसार चंद का जो पुत्र था, गद्दी पर बैठा। तो गद्दी पर कौन बैठता है? अनिरुद्ध चंद बैठता है। संसार चंद का पुत्र 1 लाख नजराना देता है वो 1823 में, किसको? रणजीत सिंह को।
और 1827 में रणजीत सिंह ने अपने दीवान ध्यान सिंह के पुत्र के लिए अनिरुद्ध चंद की बहन का हाथ मांगा। तो 1827 में क्या होता है कि रणजीत सिंह ने क्या किया, अपने जो दीवान थे इनके ध्यान सिंह, उनके पुत्र के लिए, ध्यान सिंह के पुत्र के लिए अनिरुद्ध चंद की बहन का हाथ मांगते हैं। 1827 में रणजीत सिंह क्या करते हैं, अपने दीवान के पुत्र के लिए अनिरुद्ध चंद की बहन का हाथ मांगते हैं, जिसे अनिरुद्ध चंद ने अनमाने ढंग से मान लिया। पहले तो वो क्या करता है, चाहता तो नहीं है वो, लेकिन क्योंकि देखो अब रणजीत सिंह ने उसको इतनी हेल्प की है उसके फादर की, तो इसलिए उसको मानना पड़ता है। तो वो अनमाने ढंग से मान लेता है, परंतु वो बाद में टाल मटोल करने लगता है, क्योंकि उसका मन तो होता नहीं है अपनी बहन का विवाह ध्यान सिंह के पुत्र से करने का। जी ध्यान सिंह था, ये ऐसे तो रणजीत सिंह का दीवान था, लेकिन ये जम्मू कश्मीर से भी इसका, वहाँ का भी ये राजा था। तो अच्छा, तो ये टाल मटोल करने लगा। तो महाराजा रणजीत सिंह ने जब नादौन के लिए स्वयं प्रस्थान किया, तो अब देखो रणजीत सिंह क्या करते हैं, क्योंकि वो तो टाल मटोल करा था, उन्होंने क्या किया कि खुद ही नादौन जाने का फैसला किया। तो वो नादौन की तरफ प्रस्थान करते हैं। तो अनिरुद्ध चंद क्या करते हैं, अपनी माँ और जो बहन है उनके साथ मतलब अंग्रेज राज्य में जो अंग्रेजी राज्य था वहाँ पर शरण ग्रहण कर लेते हैं। सॉरी, दिन हरिद्वार में रहने के दौरान अनिरुद्ध चंद ने क्या किया, अपनी दोनों का बहनों का विवाह टिहरी गढ़वाल के राजा सुदर्शन शाह के साथ कर दिया। तो यहाँ पर क्या है कि वो कुछ दिन क्या करते हैं, हरिद्वार में रहते हैं, और अनिरुद्ध चंद क्या करता है, अपनी दोनों बहनों का विवाह किससे कर देता है, टिहरी गढ़वाल का जो राजा होता है सुदर्शन शाह के साथ वो अपनी बहनों का विवाह करता है, और स्वयं बाघल रियासत की राजधानी अर्की में रहने लगा। और स्वयं कहाँ रहने लगा, बाघल रियासत की राजधानी अर्की में रहने लगा। कौन, अनिरुद्ध चंद। अब देखते हैं रणजीत सिंह और अन्य पहाड़ी राज्य। तो रणजीत सिंह और अन्य पहाड़ी राज्यों के बीच में भी मतलब उन्होंने वहाँ पर भी अपना शासन किया है, वहाँ पर भी अपने जो पावर है उसका यूज़ किया रणजीत सिंह ने। तो 1813 में क्या होता है, रणजीत सिंह ने हरिपुर गुलेर का राज्य छीन लिया। तो 1813 में रणजीत सिंह ने हरिपुर गुलेर का राज्य छीन लिया। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि हरिपुर गुलेर का राज्य किसने, मतलब 1813 में किसने छीना था, तो रणजीत सिंह ने। या रणजीत सिंह ने 1813 में कौन सा राज्य छीन लिया था, तो हरिपुर गुलेर का राज्य छीन लिया था। ठीक है, तो 1813 में छीना था हरिपुर गुलेर का राज्य रणजीत सिंह ने। उसके राजा भूप सिंह को लाहौर में बंदी बना लिया गया, और जो हरिपुर गुलेर का उस वक्त राजा कौन था, भूप सिंह, तो उसको लाहौर में बंदी बना लिया गया। इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है कि रणजीत सिंह ने जब 1813 में हरिपुर गुलेर को अपने अधीन कर लिया, तो उस समय वहाँ का राजा कौन था, राजा भूप सिंह, जिसको कि रणजीत सिंह ने लाहौर में बंदी बना लिया। तो रणजीत सिंह ने देखो अन्य पहाड़ी राज्यों में, इसमें फैक्ट्स दिए हैं बहुत सारे। तो हमने देखो पहला फैक्ट हो गया कि 1813 में उसने हरिपुर गुलेर को अपने अधीन कर लिया, और वहाँ के राजा भूप सिंह को लाहौर में बंदी बना लिया। उसके बाद देखो 1815 में जसवां रियासत पर कब्जा किया। देखो 1815 में, फिर देखो 13 के बाद 1815 में वो क्या करता है, जसवां रियासत पर भी कब्जा कर लेता है। अब यहाँ पर कब्जा क्यों करता है, क्योंकि जसवां के राजा उम्मेद सिंह ने भारी जुर्माना के बजाय देने के बजाय 12,000 रुपये में जागीर स्वीकार कर ली। नूरपुर राज्य पर भी सियाल को 1815 में अनुपस्थित रहने के लिए जुर्माना लगाया गया। देखो 1813 में जब उसने हरिपुर गुलेर को अपने अधीन किया था, तो वहाँ का राजा कौन था, राजा भूप सिंह। हरिपुर गुलेर का राजा कौन था, राजा भूप सिंह। और 1815 में जब उसने जसवां रियासत को अपने अधीन किया, तो वहाँ का राजा कौन था, राजा उम्मेद सिंह। अब देखो नूरपुर राज्य पर भी सियालकोट 1815 में अनुपस्थित रहने के लिए जुर्माना लगाया गया। जसवां की तरह राजा वीर सिंह ने जुर्माना अदा करने की कोशिश की। वीर सिंह जुर्माना अदा ना कर सका, उसे जागीर लेने का प्रस्ताव दिया गया, जिसे लेने से उसने मना कर दिया और सिखों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था, और पहाड़ी रास्ते से अंग्रेजी इलाके में चला गया। नूरपुर पर रणजीत सिंह का कब्जा हो गया। वीर सिंह को 1826 में गिरफ्तार कर अमृतसर भेज दिया गया, जहां से 7 वर्ष बाद चंबा के राजा ने जुर्माना भरकर उसे छुड़वाया। तो देखो अभी हमने ये वाला नूरपुर का हमने सारा का सारा भी एक बार पढ़ लिया है कि इसमें क्या क्या है।
तो देखो हमने पढ़ा कि जो जसवा का राजा था और जो नूरपुर का राजा था, देखो जसवा और नूरपुर के राजा पर रणजीत सिंह इसलिए क्रोधित हुआ था क्योंकि उसने एक सियालकोट में राजाओं को बुलाया था 1815 में। सियालकोट में उसने एक तरह से मीटिंग जैसे रखी थी, उसने वहाँ पर राजाओं को बुलाया था, पहाड़ी राजाओं को। तो उसमें जसवा का राजा और नूरपुर का राजा नहीं जाते हैं 1815 में। तो रणजीत सिंह इसको अपना क्या समझते हैं, अपमान समझते हैं। तो वो क्या करते हैं कि अब इनके सामने दो ऑप्शन रखते हैं कि या तो आप जुर्माना चुकाइए या फिर आप जागीर स्वीकार कर लीजिए, जो आपको जागीर दी जा रही है वो स्वीकार कर लीजिए। तो जो जसवा का राजा होता है वो तो क्या करता है 1815 में ही, जसवा का राजा जो था वो 1815 में ही उसी साल क्या करता है, जो राजा उम्मेद सिंह होता है वो जुर्माना नहीं देता और बल्कि 12,000 रुपये में जागीर स्वीकार कर लेता है। लेकिन जो नूरपुर का राजा होता है वीर सिंह, वो कोशिश करता है कि वो जुर्माना दे दे। पहले तो वो बोलता है कि मैं जुर्माना दे दूंगा, लेकिन वो जुर्माना अदा नहीं कर पाता। तो उसके सामने दूसरे ऑप्शन होता है कि फिर वो जागीर स्वीकार कर ले, लेकिन वो जागीर स्वीकार करने से भी मना कर देता है कि वो जागीर नहीं लेगा, है ना। तो वीर सिंह जो होता है वो जागीर स्वीकार करने से भी मना कर देता है। तो और उल्टा क्या करता है, सिखों के विरुद्ध विद्रोह कर देता है और पहाड़ी रास्ते से अंग्रेजी इलाके में चला जाता है। अब देखो क्या होता है कि इस जब देखो वीर सिंह तो अपने राज्य छोड़कर भाग गया है, तो रणजीत सिंह क्या करता है, नूरपुर पे कब्जा कर लेता है सबसे पहले तो। और वीर सिंह को भी बाद में 1826 में गिरफ्तार कर अमृतसर भेज दिया गया। अब देखो वीर सिंह को भी 1815 में उसने सब कुछ ये सियालकोट में पहले अनुपस्थित रहा 1815 में, फिर जुर्माना देने की कोशिश की, फिर जुर्माना भी नहीं दे पाया, जागीर भी नहीं ली और उल्टा वहाँ से राज्य को छोड़कर चला गया अंग्रेजों की शरण में। लेकिन देखो 1826 तक ही बच पाया वो, 1815 के बाद 1826 तक ही बच पाया। 1826 में उसको गिरफ्तार कर लिया और अमृतसर भेज दिया गया। अब देखो अमृतसर में जो सिखों के दिन वो कितने वर्ष तक रहा, 7 वर्ष तक रहा वो, जहाँ से 7 वर्ष बाद उसको छुड़ाया गया। मतलब 7 वर्षों तक वो कहाँ रहा, अमृतसर में ही रहा, किसकी, सिखों की कैद में। तो अब देखो 7 वर्ष बाद उसको कौन छुड़ाता है, चंबा के राजा छुड़ाते हैं उसको। देखो चंबा के राजा छुड़ाते हैं क्योंकि उनका कुछ रिश्तेदार लगता था, तो इसलिए वो चंबा का जो राजा होता है वो उसको छुड़वाता है। किसको, वीर सिंह को छुड़वाता है चंबा का राजा। और 7 वर्ष बाद अब देखो नेक्स्ट है, सिखों ने 1825 में कूटलहड़ पर कब्जा किया। 1825 में कूटलहड़ पर कब्जा किया। 1825 में कहाँ पे कब्जा किया, कूटलहड़ पर। तो देखो अब तक रणजीत सिंह कहाँ का कब्जा कर चुका है, 1813 में हमने पढ़ा कि वो किस पे, हरिपुर गुलेर पर कब्जा करता है राजा भूप सिंह के टाइम में। 1813 कहाँ कब्जा करता है, हरिपुर गुलेर पर। 1813 में हरिपुर गुलेर पर कब्जा करता है। वहाँ का राजा कौन होता है, राजा भूप सिंह। उसके बाद 1815 में जसवा पर कब्जा करता है, वहाँ का राजा कौन होता है, उम्मेद सिंह। फिर 1815 में ही वो नूरपुर पर कब्जा करता है, वहाँ का राजा कौन होता है, वीर सिंह। फिर देखो 1825 में वो कहाँ कब्जा करता है, कूटलहड़ पर। ठीक है, 1825 में कहाँ कब्जा करता है, कूटलहड़ पर। अब देखो इन्हें दिया है 1818 में जो दत्तारपुर के राजा की मृत्यु पर सिखों ने दत्तारपुर पर कब्जा कर लिया। 1818 में क्या करते हैं, जैसे ही दत्तारपुर के राजा की मृत्यु होती है तो इस अपॉर्चुनिटी का भी वो फायदा उठाते हैं और क्या करते हैं, दत्तारपुर पर कब्जा कर लेते हैं। 1818 में दत्तारपुर के जो राजा थे उनकी मृत्यु के बाद दत्तारपुर पर कब्जा कर लिया और बदले में उसके उत्तराधिकारी को होशियारपुर की जागीर दे दी। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। देखो दत्तारपुर पर कब्जा एक तो कब किया, 1818, ये तो है ही है, लेकिन साथ में ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जो दत्तारपुर के राज्य पर कब्जा करने के बाद उनको जागीर कहाँ दी थी, होशियारपुर में। होशियारपुर में जागीर मतलब थोड़ी सी रहने की जगह एक टाइप दे दी जाती है, जैसे होशियारपुर दे दिया उनको, बड़ी रियासत लेकर छोटी जगह दे दी उनको, होशियारपुर में जागीर दे दी उनको। दत्तारपुर को कहाँ जागीर मिलती, दत्तारपुर के जो उत्तराधिकारी थे उनको होशियारपुर में जागीर दी थी। 1818 में दत्तारपुर को भी इन्होंने अपने अंडर कर लिया। अब है सिब्बा राज्य पर 1809 में रणजीत सिंह का कब्जा हो गया। सिब्बा पर कब किया उन्होंने कब्जा, 1809 में। सिब्बा राज्य पर 1809 में रणजीत सिंह का कब्जा हो गया। सिब्बा राज्य पर 1809 में रणजीत सिंह का कब्जा हो गया था। ध्यान सिंह के कहने पर रणजीत सिंह ने 1830 में गोविंद चंद को राज्य लौटा दिया। अब देखो हमने पढ़ा था कि ध्यान सिंह क्या था, इनका दीवान था, रणजीत सिंह का दीवान था ध्यान सिंह। तो अब देखो 1809 में वैसे तो सिब्बा राज्य पर कब्जा कर लिया है रणजीत सिंह ने। कब कब्जा किया, 1809 में सिब्बा राज्य पर कब्जा कर लिया, लेकिन ध्यान सिंह इनको बोलता है कि आप सिब्बा राज्य छोड़ दीजिए, इसके ऊपर से कब्जा हटा लीजिए। जो 1809 में सिब्बा राज्य पर कब्जा किया है, ध्यान सिंह बोलता है इससे आप कब्जा हटा लीजिए। तो रणजीत सिंह क्या करते हैं, 1830 में गोविंद चंद को राज्य लौटा देते हैं। 1830 में लौटाते हैं गोविंद चंद को।
1830 में गोविंद चंद को राज्य लौटाते हैं कौन सा, सिब्बा, क्योंकि उसने ध्यान सिंह के पुत्रों से सिब्बा परिवार की राजकुमारियों का विवाह करवाया था। तो देखो जो गोविंद चंद था उसको उसका राज्य क्यों लौटाया गया, 1809 में जिस सिब्बा राज्य पर कब्जा हुआ था उसको ध्यान सिंह के कहने पर रणजीत सिंह छोड़ देता है उस राज्य को और गोविंद चंद को दे देता है 1830 में। तो गोविंद चंद को क्यों दिया गया राज्य, क्योंकि गोविंद चंद ने क्या किया था, ध्यान सिंह के जो पुत्र थे उनसे सिब्बा परिवार की राजकुमारियों का विवाह कराया था। गोविंद चंद ने करवाया था विवाह किसका, ध्यान सिंह के पुत्रों के साथ अपने जो सिब्बा राज्य की राजकुमारियों का विवाह कराया था। अब देखो पहले ध्यान सिंह के पुत्रों का विवाह किससे करने की कोशिश कर रहे थे, अनिरुद्ध चंद की बहन से करने की कोशिश कर रहे थे वो, लेकिन अनिरुद्ध चंद ने तो अपनी बहनों का विवाह कहाँ, टिहरी गढ़वाल के राजा सुदर्शन शाह के साथ कर दिया। तो अब इनको ध्यान सिंह के पुत्रों का विवाह गोविंद चंद ने कराया था सिब्बा राज्य की राजकुमारियों के साथ। तो इसलिए गोविंद चंद को क्या कर दिया गया, उसका जो सिब्बा राज्य है वो वापस दे दिया गया 1809 के बाद 1830 में दिया गया उसे। अच्छा अब है मंडी रियासत 50,000 रुपये से 1,00,000 रुपये सालाना कर रणजीत सिंह को देती थी। तो यहाँ पर थोड़ा बताया कि कितना कितना कर कौन कौन सी रियासत देती थी। तो मंडी रियासत कितनी देती थी, 50,000 से लेकर 1,00,000 के बीच का, 50,000 से 1,00,000 के बीच का सालाना कर देती थी रणजीत सिंह को मंडी रियासत। कुल्लू रियासत भी 50,000 रुपये वार्षिक कर रणजीत सिंह को देती थी। कुल्लू रियासत देती थी 50,000 रुपये वार्षिक कर। फिर चंबा, जो चंबा है, चंबा रियासत भी चढ़त सिंह के शासन में रणजीत सिंह के प्रभुत्व में आ गई, परंतु चंबा के राजा की स्वतंत्रता कायम रही। तो देखो अगर पूछेंगे कि रणजीत सिंह ने जो चंबा पर कब्जा किया था तो वहाँ का राजा कौन था, चढ़त सिंह। तो चढ़त सिंह है ना, जो ये था चंबा रियासत के राजा थे, मतलब चंबा रियासत भी चढ़त सिंह के शासनकाल में रणजीत सिंह के प्रभुत्व में आ गई थी, लेकिन फिर भी इनको स्वतंत्रता इनकी कायम रही थी। प्रभुत्व किसका चल गया था, रणजीत सिंह का, चढ़त सिंह के टाइम में चंबा में। फिर है सिरमौर रियासत के नारायणगढ़ पर भी सिखों ने कब्जा कर लिया था। जो सिरमौर रियासत का नारायणगढ़ था वहाँ पर भी सिखों ने कब्जा कर लिया था। सिरमौर रियासत के नारायणगढ़ पर भी किसने कब्जा कर लिया था, सिखों ने। 1839 में रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई। अब रणजीत सिंह की मृत्यु कब होती है, 1839 में। 1839 में रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई। अब देखते हैं हम जनरल वेंचुरा। तो जो जनरल वेंचुरा 1840 से 41 के बीच इनके बारे में बताया गया है। सिख सेना के जनरल वेंचुरा, जो सिख सेना थी उन्होंने जनरल वेंचुरा के नेतृत्व में 1840 में सेना कुल्लू और मंडी की ओर बढ़ी। देखो सिख सेना के जो जनरल थे वेंचुरा, सिख सेना के जनरल कौन थे, वेंचुरा, उनके नेतृत्व में क्या होता है 1840 में जो सेना होती है सिख सेना वो कुल्लू और मंडी की ओर बढ़ी। सिख जो सेना थी वो जनरल वेंचुरा के नेतृत्व में कौन सी ईयर में, 1840 में कुल्लू और मंडी की ओर बढ़ी। कुल्लू के राजा ने आत्मसमर्पण कर दिया। देखो कुल्लू और मंडी की तरफ बढ़ी थी तो एक तो देखो कुल्लू तो हट ही गया खुद से ही, उसने तो उसके राजा ने समर्पण कर दिया, आत्मसमर्पण। और मंडी के राजा बलबीर सेन जो खेल का पुत्र था उसे कैद कर अमृतसर भेज दिया गया। अब जो मंडी का राजा होता है बलबीर सेन, उसको क्या करते हैं, कैद करते हैं और अमृतसर भेज देते हैं। मंडी का राजा बलबीर सेन जो था उसको कैद करके अमृतसर भेजा जाता है। कुल्लू के राजा ने आत्मसमर्पण कर दिया और मंडी के जो राजा होते हैं बलबीर सेन, उनको अमृतसर कैद कर लिया जाता है, वहाँ पर भेज दिया जाता है। राजा बलबीर सेन को गोविंदगढ़ किले में रखा जाता है। अब देखो बलबीर जो सेन था, मंडी का राजा बलबीर सेन 1840 में जब उनके ऊपर जनरल वेंचुरा ने आक्रमण किया, मतलब अपनी सेना लेकर गया वहाँ पर और उसको बलबीर सेन को गोविंदगढ़ किले में रखा। बलबीर सेन को रखा है कहाँ पर, गोविंदगढ़ किले में। बलबीर सेन को 1841 में छोड़ दिया गया। अब देखो 1840 में उसको गोविंदगढ़ किले में रखा है और उसके बाद उसको 1840 में रखा और 41 में छोड़ दिया। देखो एक ही साल के लिए रखा है, 1840 से 41 के लिए रखा। बलबीर सेन ने अपने 12 किलो को सिखों से मुक्त करवा लिया। अब देखो जो बलबीर सेन थे इन्होंने, मतलब ये भी पावरफुल राजा हुए हैं मंडी के, इन्होंने 12 किलो को क्या किया, सिखों से मुक्त करा लिया। किंतु कमलागढ़ किला 1847 के बाद ही कब्जे में आ सका। अब देखो कमलागढ़ किले को थोड़ा आते आते इनके पास टाइम लगा, 1846 तक का टाइम पीरियड हो गया था। बिलासपुर, नालागढ़, सिरमौर, शिमला की रियासतें ब्रिटिश संरक्षण की वजह से सिखों से बची रही। तो इस तरह से भी कभी क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी रियासतें ब्रिटिश संरक्षण की वजह से सिखों से बची रही, कौन कौन सी, बिलासपुर, नालागढ़, सिरमौर और शिमला।
बिलासपुर, नालागढ़, सिरमौर और शिमला। बिलासपुर, नालागढ़ और सिरमौर, शिमला। सिरमौर शिमला तो देखो है ही है ब्रिटिश संरक्षण में, साथ ही बिलासपुर और नालागढ़, इसलिए ये किससे बची रही? सिखों से। अब देखते हैं प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845-46। तो महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद 1845-46 में सिखों और अंग्रेजों के मध्य एक भयंकर युद्ध होता है। कब? 45-46 में। लॉर्ड हार्डिंग प्रथम इस समय भारत के गवर्नर जनरल थे। तो जो हमारा प्रथम अंग्रेजों और सिखों के बीच में युद्ध हुआ है 45-46 में, 1845-46 में, तब भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग प्रथम। तो युद्ध के कारण क्या थे? महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेजों के दौर में तनाव उत्पन्न होने लगा। रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद सिख सेना का शक्तिशाली हो जाना। तो रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद क्या होता है? सिख सेना का शक्तिशाली हो जाना। रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद सतलुज के किनारे अंग्रेजों की सैनिक गतिविधि बढ़ना। रणजीत सिंह की मां रानी जिंदा का सिख सेना को अंग्रेजों से लड़वाकर कमजोर करने की मंशा। तो रणजीत सिंह की जो मां थी रानी जिंदा, वो क्या चाहती थी कि सिख सेना को अंग्रेजों से लड़वाकर कमजोर करने की मंशा थी उनकी। सिख सेना का दिसंबर 1845 में सतलुज पार कर अंग्रेजी क्षेत्रों में घुसपैठ करना। तो सिख सेना ने क्या की थी? 1845 में दिसंबर में सतलुज पार कर अंग्रेजी क्षेत्र में घुसपैठ की थी। युद्ध की घटनाएं देख लेते हैं। तो 13 दिसंबर 1845 को अंग्रेजों और जो सिख होते हैं के मध्य पहला सिख युद्ध लड़ा गया, जो 3 माह पश्चात समाप्त हुआ। तो देखो 13 दिसंबर 1845 को अंग्रेजों और सिखों के बीच पहला युद्ध लड़ा गया और ये 3 माह तक चला। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स नहीं है। इंपॉर्टेंट ये था कि प्रथम अगर देखें आंग्ल सिख युद्ध 45-46 में हुआ था, 1845-46 में, और लॉर्ड हार्डिंग प्रथम इस समय भारत के गवर्नर जनरल थे। कि उसके अंदर की अब घटनाएं दी हैं कि युद्ध के टाइम क्या हो रहा था, जब प्रथम आंग्ल सिख युद्ध चल रहा था तो उस समय क्या क्या घटनाएं हुई। सबराओं का युद्ध जो हुआ था 10 फरवरी 1846 को। तो जैसे आंग्ल सिख जो युद्ध है, इसके बीच में छोटे छोटे जो युद्ध हो रहे थे अलग अलग जगह पे, उनका नाम, जैसे सबराओं का युद्ध, तो सबराओं का युद्ध जो हुआ था यहाँ पर 10 फरवरी 1846 को, यह सिख और अंग्रेजों का अंतिम और निर्णायक युद्ध था। अगर हम देखें जो 45-46 के बीच में युद्ध हुए हैं, उसमें सबराओं का जो युद्ध है वो निर्णायक युद्ध था, अंतिम और निर्णायक युद्ध था। सिखों की ओर से श्याम सिंह अटारीवाला की मृत्यु के बाद यह युद्ध समाप्त हो गया। तो सिखों की ओर से जो श्याम सिंह अटारीवाला होते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है और युद्ध समाप्त हो जाता है। ब्रिटिश सेना ने सतलुज नदी पार कर 20 फरवरी 1846 ईस्वी को लाहौर पर अधिकार कर लिया। और ब्रिटिश सेना क्या करती है? 20 फरवरी 1846 को लाहौर पर अधिकार कर लेती है। तो इस तरह से जो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध है वो समाप्त हो जाता है। युद्ध का परिणाम क्या आता है कि अंग्रेजों ने अफगानिस्तान और भारत के बीच पंजाब को बफर राज्य बनाए रखने के उद्देश्य से संपूर्ण राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में नहीं मिलाया। कि बफर राज्य रहेगा, दोनों साइड से जब युद्ध होगा तो बीच में बफर का काम करेगा अफगानिस्तान और भारत के बीच। दूसरे, अंग्रेजों के पास इसे काबू में रखने के लिए उतनी बड़ी सेना भी नहीं थी। अगर हम दूसरा एस्पेक्ट देखें इसका, तो अंग्रेजों के पास इतनी बड़ी सेना नहीं थी इसे काबू में रखने के लिए। प्रथम सिख युद्ध की समाप्ति के बाद 9 मार्च 1846 को लाहौर की संधि हुई है। ये भी इंपॉर्टेंट है डेट इसकी। 9 मार्च 1846 को क्या हुई? लाहौर की संधि। जब प्रथम सिख युद्ध की समाप्ति हुई है तो उसके अंत में लाहौर की संधि हुई है 9 मार्च 1846 को। तो लाहौर की संधि जो हुई थी 9 मार्च 1846, उसमें क्या शर्तें थी? सतलुज नदी के दक्षिण के सभी क्षेत्रों पर सिख दावे समाप्त हो गए। कि जो सतलुज नदी है उसके दक्षिण के जो भी क्षेत्र हैं वहां पर सिखों का कोई दावा नहीं है। अब मतलब वो अंग्रेजों के अंडर है। व्यास और सतलुज के बीच के सभी प्रदेश अंग्रेजों के कब्जे में आ गए। इवन क्या होता है कि जो व्यास और सतलुज के बीच जितने भी क्षेत्र हैं, व्यास और सतलुज के बीच जितने भी क्षेत्र हैं वो अंग्रेजों के कब्जे में आ गए। सिखों को युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में 1.5 करोड़ रुपए देने पड़े। तो जो सिख होते हैं, तो आपको पता है कि अंग्रेज क्या लेते थे? युद्ध क्षतिपूर्ति लेते थे। कि पहले तो युद्ध करते थे, फिर जब दूसरी टीम को हरा देते थे तो उनको बोलते थे कि आपकी वजह से हमें युद्ध करना पड़ा, तो आप हमको युद्ध क्षतिपूर्ति दो। तो 1.5 करोड़ रुपए देने पड़े थे सिखों को। फिर उसके बाद है सैनिक संख्या में कटौती। अंग्रेज रेजिडेंट सर हेनरी लॉरेंस को सिख दरबार में रखा गया। अब देखो ये भी इंपॉर्टेंट है कि सिख दरबार में एक अंग्रेज रेजिडेंट को रखा गया था। किसे? सर हेनरी लॉरेंस को। दलीप सिंह और महाराजा, जो दलीप सिंह थे उनको महाराजा स्वीकार कर लिया गया। दिलीप सिंह को महाराजा स्वीकार कर लिया गया। राज्य में अंग्रेजी सेना
को आने जाने की अनुमति दी गई। जो राज्य था उसमें अंग्रेजी सेना को आने जाने की अनुमति दी गई। राजा दिलीप सिंह की रक्षा के लिए लाहौर में एक अंग्रेजी सेना रखने का निर्णय हुआ कि दिलीप सिंह की रक्षा के लिए क्या करेंगे, एक अंग्रेजी सेना रखेंगे। वैसे इनका फोकस दिलीप सिंह की कोई रक्षा करना नहीं था, बल्कि अपना प्रभुत्व वहां जमाए रखना था, कि ताकि किसी भी अगर ये विद्रोह भी करते हैं सिख दोबारा से तो उनको दबाया जा सके। इसलिए वो चाहते थे कि उनके राज्य में एक अंग्रेजी सेना रहे। युद्ध में पहाड़ी राजाओं की भूमिका। तो क्या होता है कि अधिकांश पहाड़ी राजाओं ने युद्ध में अंग्रेजों का साथ दिया और सिखों को अपने राज्य से निकाल भगाया। तो ज़्यादातर पहाड़ी राज्यों ने क्या किया, अंग्रेजों का साथ दिया था, क्योंकि सिख भी इनके ऊपर, अभी हमने पढ़ा कि 1813 में जैसे इनको हरिपुर गुलेर वगैरह को ये हथियार रहे थे, 1815 में जसवा को, नूरपुर को। तो जो पहाड़ी रियासतें थी वो भी सिखों से डरी हुई थी। उन्होंने सोचा कि ये अंग्रेज क्या करेंगे, उनकी मदद करेंगे और सिखों को हमारे राज्यों से बाहर निकाल देंगे, इसलिए उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया। गुलेर के राजा शमशेर सिंह ने हरिपुर किले में सिखों को निकाल भगाया। तो गुलेर का जो राजा होता है वो शमशेर सिंह, वो भी क्या करता है, हरिपुर किले से उसने सिखों को निकाल भगाया। हमने पढ़ा था कि 1813 में हरिपुर गुलेर पर सिखों ने कब्जा किया था। उसके बाद अब देखो राजा शमशेर सिंह भी क्या करता है, हरिपुर किले से सिखों को निकाल भगाता है। नेक्स्ट है द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। जो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध था उसमें 1848 से 49 के टाइम पीरियड में हुआ है। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के कारण क्या थे, सिख अपनी पहली हार का बदला लेना चाहते थे। देखो सिखों के मन में तो था कि अपनी पहली जो हार हुई थी उनकी प्रथम आंग्ल सिख युद्ध में, उसका बदला लेंगे। तो एक तो इस कारण होता है। वहीं जो लॉर्ड डलहौजी सिख राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाना चाहते थे। अभी हमने पढ़ा कि पहले तो उन्होंने ये सोचकर छोड़ दिया कि बफर राज्य का काम करेगा भारत और अफगानिस्तान के बीच में जो हमारे पास सिख राज्य है, लेकिन अब जो लॉर्ड डलहौजी हैं वो चाहते थे कि सिख साम्राज्य में मिल जाए, जिसके कारण प्रथम सिख युद्ध के 2 वर्ष बाद ही दूसरा सिख युद्ध हो गया। अब देखो 2 वर्ष के बाद ही क्या, दूसरा जो सिख युद्ध है, मतलब 1846 के 2 वर्ष बाद 1848 में दूसरा जो सिख युद्ध है वो हो जाता है। युद्ध की घटनाएं देख लेते हैं। अंग्रेज सेनापति लॉर्ड गफ और सिख जो थे सरदार शेर सिंह के बीच 22 नवंबर 1848 को रामनगर में लड़ाई हुई, जिसमें हार जीत का फैसला नहीं हुआ। तो देखो जो एक पहली इंपॉर्टेंट जो लड़ाई होती है इनकी, रामनगर की लड़ाई, उसमें एक साइड थे अंग्रेजों की तरफ से लॉर्ड गफ और सिखों के सरदार शेर सिंह, 1848 में होती है और इसमें हार जीत का कोई फैसला नहीं हो पाता है। 13 जनवरी 1849 को चिलियांवाला की लड़ाई में दोनों पक्षों को भारी नुकसान हुआ। तो चिलियांवाला की लड़ाई भी बहुत फेमस है कि 1849 में हुई है, 13 जनवरी को चिलियांवाला की लड़ाई, इसमें दोनों पक्षों को भारी नुकसान होता है। लॉर्ड गफ के स्थान पर चार्ल्स नेपियर को कमांडर बनाकर भेजा गया। तो देखो अंग्रेजों ने डिसीजन लिया कि जैसे जो रामनगर की लड़ाई में लॉर्ड गफ थे अंग्रेजों की साइड से सेनापति, तो उन्होंने डिसीजन लिया सेकेंड लड़ाई में, चिलियांवाला की लड़ाई के बाद, क्योंकि अंग्रेजों का भी बहुत नुकसान हुआ था, तो उन्होंने ये डिसीजन लिया कि लॉर्ड गफ की जगह हम लोग किसको भेज रहे हैं, चार्ल्स नेपियर को भेज रहे हैं। तो लॉर्ड गफ की जगह अपने वहाँ से चार्ल्स नेपियर को भेज देते हैं। ठीक है, उसके बाद है लॉर्ड गफ ने चार्ल्स नेपियर के पहुंचने से पहले गुजरात की लड़ाई में सिखों को हरा दिया। लेकिन देखो चार्ल्स नेपियर अभी पहुंचा भी नहीं था कि लॉर्ड गफ क्या करते हैं, जो इनके बीच लड़ाई होती है गुजरात की लड़ाई, उसमें सिखों को हरा देते हैं। तो ये द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध का ही पार्ट है। इसके अंदर अलग अलग जगह पर जैसे लड़ाई हो रही है, रामनगर की लड़ाई होती है, फिर चिलियांवाला की लड़ाई होती है, गुजरात की लड़ाई होती है। तो गुजरात की लड़ाई में क्या होता है, ये चार्ल्स नेपियर के आने से पहले ही लॉर्ड गफ इनको सिखों को हरा देता है। इस युद्ध को तोपों का युद्ध भी कहा जाता है। इस युद्ध को क्या बोला जाता है, तोपों का युद्ध भी कहा जाता है। मुल्तान की विजय के बाद जनरल विश ने की सेना जो होती है के मिलने से लॉर्ड गफ की सेना 2.5 लाख हो जाती है और निर्णायक विजय प्राप्त कर सकती है। इसके बाद देखो क्या होता है कि मुल्तान जो है ये यहाँ पर अंग्रेजों की विजय हो जाती है। मुल्तान की विजय के बाद मुल्तान जगह पर जब अंग्रेजों की विजय हो जाती है तो यहाँ पर इनका जो सेनापति था जनरल विश था मुल्तान में। तो जनरल विश क्या करता है, मुल्तान में जीतने के बाद वो आकर लॉर्ड गफ की सेना के साथ मिल जाता है और अब इन दोनों की सेना जो होती है लॉर्ड गफ और जनरल विश की मिलकर 2.5 लाख हो जाती है। उसके बाद एक निर्णायक विजय को प्राप्त हो जाती है। अफगानिस्तान के जो शासक होते हैं दोस्त मोहम्मद के लड़के अकरम खान ने सिखों का साथ दिया था। तो अगर अफगानिस्तान के भी एक शासक होते हैं दोस्त मोहम्मद के जो बेटे होते हैं अकरम खान, उन्होंने सिखों का साथ दिया था। देखो अफगानिस्तान जो था वो जितने सिख साम्राज्य जहाँ जहाँ तक फैला था उसके साथ ही लगता हुआ था अफगानिस्तान भी। तो अफगानिस्तान और सिख साम्राज्य एक साथ थे इस युद्ध में और उसमें जो अकरम खान थे उन्होंने सिखों का साथ दिया था।
फिर उसके बाद बोला गया कि 13 मार्च 1849 को हथियार डाल दिए सिखों ने, 13 मार्च 1849 को हथियार डाल दिए। युद्ध का परिणाम क्या होता है, जो दूसरा आंग्ल सिख युद्ध होता है उसका परिणाम क्या होता है, सिख साम्राज्य को 1849 में 29 मार्च को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला दिया गया। तो सिख साम्राज्य को अंग्रेजी राज्य में कब मिलाया गया, 29 मार्च 1849 को। सिख साम्राज्य को 29 मार्च 1849 को अंग्रेजी राज्य में मिला दिया गया। सिख साम्राज्य को 29 मार्च 1849 को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला दिया गया। महाराजा दिलीप सिंह को 50,000 पाउंड वार्षिक पेंशन पर इंग्लैंड भेज दिया गया। महाराजा दिलीप सिंह को 50,000 वार्षिक पाउंड, मतलब 50,000 पाउंड जो वार्षिक पेंशन देकर इंग्लैंड भेज दिया गया।